सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक शेयर करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए अवश्य प्रेरित करें। साथियों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथियों आरक्षण पीड़ितों ने जल्दबाजी में लिया फैसला, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है। लिखा गया है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी लोग देख सकते हैं कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण विसंगति मामले में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की सिंगल बेंच ने सरकार को पूरी चयन सूची 3 माह में संशोधित करने के आदेश 13 मार्च को दिए थे, लेकिन पीड़ित अभ्यर्थियों ने तय सीमा की प्रतीक्षा के बिना 1.5 महीने के अंदर ही हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच पहुंच गए। दाखिल याचिका में बताया गया है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों का आरक्षण दिए जाने में गड़बड़ी की गई। इस पर अगले सप्ताह सुनवाई प्रस्तावित है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का आरोप है कि इस भर्ती में ओबीसी के 28,978 अभ्यर्थियों को ओवरलैप कराई जानी थी, जबकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से केवल और केवल 13,007 अभ्यर्थियों को ही कराई गई। साथ ही साथ इसी तरह एससी के 4,753 अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग कराई जानी थी, लेकिन 1,742 की कराई गई। इसके चलते आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कम आरक्षण मिला, जो कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन है। इसी आधार पर सिंगल बेंच के निर्णय को डबल बेंच में चैलेंज किया गया है। उधर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से सिंगल बेंच में दलील दी गई थी कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीटी व सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। अब दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों की नज़र डबल बेंच की सुनवाई पर होगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। इसका सार यही है कि क्या आरक्षण पीड़ितों ने जल्दबाजी में ये कोर्ट केस किया है, क्योंकि स्पष्ट रूप से जो सरकार को 3 महीने का रिविजिट करने का समय दिया गया था, क्या उसके अंतर्गत कोई सुनवाई से विशेष महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ सकेगी? क्योंकि सरकार जिस प्रकार से उत्तर कुंजी में स्पष्ट कर चुकी है कोर्ट में कि हम रिविजिट की प्रक्रिया को जो है अंजाम देंगे या रिविजिट के जो आदेश का उसका पालन करेंगे, तो कहीं आपकी जो अगली सुनवाई कल की डेट में लगी हुई है, ऐसा ही कुछ वहाँ पर भी देखने को ना मिले कि सरकार की तरफ से उपस्थित होकर यही कहा जाए कि हम वर्तमान में सिंगल बेंच के जजमेंट को जो है फॉलो कर रहे हैं और रिविजिट की जो आदेश दिया गया था, जिसका 3 महीने का समय दिया गया था, उस पर हम विचार कर रहे हैं। जिसके लिए आप सभी को हम बता दें कि 13 मार्च को जजमेंट आने के कारण आप सभी लोगों का 1 महीने हो चुका है और दूसरा मंथ स्टार्ट हो गया, यानी अभी भी सरकार के पास 2 महीने हैं इस रिविजिट प्रक्रिया पर विचार करने के लिए कि क्या आगे की रणनीतियां हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आरक्षण पीड़ितों ने क्या जल्दबाजी में यह फैसला लिया है डबल बेंच जाने का, लेकिन देखने वाली बात होगी कल की सुनवाई से क्या कुछ स्पष्ट होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब साथियों सबसे बड़ी बात 6800 वर्सेस 19,000 सीटों को लेकर के जो चीज़ें उठापटक चल रही है उसमें विभाग किसके साथ होगा ये जल्द स्पष्ट होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के लगातार विभाग में भी उठापटक जारी है। लगातार माननीय मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम आपके मुद्दे पर नज़र बनाए हुए हैं और जल्द ही इसमें बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 19,000 में कितनी सीटें अभी भी प्रस्तावित हैं ये देखने वाली बात होगी। वर्तमान परिदृश्य में 6800 के लिए मजबूती से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। 19,000 सीटें हम आपको अभी अवगत करा दें, अभी कोर्ट के अधीन है। वर्तमान में इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार सिंगल बेंच से डबल बेंच के मैटर गया है तो इस पर जो है आगे विचार किया जाएगा। वर्तमान में 6800 के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है विभाग में डिस्कस की जा रही हैं, मंथन की जा रही हैं कि 6800 को किस प्रकार जो है नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है। अगर कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी होता है तो उस पर आगे विचार किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर आरक्षण को लेकर के विशेष अपील डबल बेंच में सुनवाई कल। नियमावली मूल चयन सूची 19,000 सीटों की है बड़ी आज, सब कुछ स्पष्ट करेंगे। सबसे मेरा निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। साथियों यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमने आपको अवगत कराया कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के गत 13 मार्च के फैसले को चुनौती देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में विशेष अपील जो है दायर की गई है। इस पर 2 न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष 25 अप्रैल को यानी कल सुनवाई होगी। अपील खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों के द्वारा दायर की गई है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। कहा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई। सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची आज तक जारी नहीं की है। इसमें अभ्यर्थियों के लिए
के गुणांक, वर्ग, उपवर्ग आदि को दर्शाया जाता है तथा इसे विभाग की साइट पर अपलोड किया जाता है, पर बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसा नहीं किया। ऐसी स्थिति में सरकार की इस भर्ती की पूरी मूल चयन सूची, सभी वर्गों का आरक्षण दिखा करके और नियमावली के नियमानुसार ओवरलैपिंग की प्रक्रिया को दर्शाकर इस भर्ती की मूल चयन सूची जारी करनी चाहिए थी। तो देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर नियमावली के अनुसार और मूल चयन सूची क्या है या मूल चयन का आधार क्या है उसको स्पष्ट किया जाए। इसको लेकर के कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की गई है और साथ ही साथ 19,000 सीटों की जो मांग है उनकी, उसे यही आशा लगाई जा रही है कि डबल बेंच जरूर इस पर निर्णय करेगा और जो आरक्षण नियमावली के अनुसार जो आरक्षण मिलना चाहिए 27 और 21% का, वो कंप्लीट तरीके से दिया जाएगा और कहीं ना कहीं जो इसमें प्रस्तावित 19,000 जो सीटें हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसको लेकर के स्थिति जल्द ही स्पष्ट हो, इसके लिए ये विशेष अपील दाखिल की गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी जो कल इस पर सुनवाई होने जा रही है, उस सुनवाई से क्या चीज़ें स्पष्ट होकर बाहर निकलकर सामने आती हैं, ये अभी स्पष्ट हो जाएगा कल की सुनवाई से कि सरकार का अब आउटपुट क्या मिल रहा है, क्या अभ्यर्थियों के लिए आगे का रास्ता है, क्या 19,000 सीटों को लेकर के जो उनकी प्रतिबद्धता है वो मिलेगी और क्या कुछ सरकार का रहता है, आगे की सरकार की रणनीतियां क्या हैं और बेसिक विभाग क्या चाह रहा है, ये सब स्पष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से बहुत सारे कायस लगाए जा रहे हैं कि 6800 के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, अभी वर्तमान परिदृश्य में क्या इस पर कुछ अमल किया जाएगा या ऐसे रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों, जो भी कुछ महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आएंगी, कोई भी अपडेट आएगा, हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अब चलिए ये बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, चयनितों का समायोजन निदेशालय के लिए बना चुनौती, किस भर्ती के चयनितों के लिए स्पष्ट करेंगे। स्पष्ट रूप से सभी साथी देख सकते हैं कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 5 विषयों में पुनर्मूल्यांकन के तहत चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन उच्च शिक्षा निदेशालय के लिए चुनौती बन गया है। न्यायालय के आदेश पर 5 विषयों संस्कृत, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, गणित और गृह विज्ञान में पुनर्मूल्यांकन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित 18 अभ्यर्थियों को समायोजित किया जाना है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से काउंसलिंग कराकर उन्हें कॉलेज आवंटित किए जाने हैं। हालांकि जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं और नौकरी कर रहे हैं उन्हें हटाया भी नहीं जाना है और उन्हीं पदों पर पुनर्मूल्यांकन में चयनित अभ्यर्थियों को समायोजित भी किया जाना है। ऐसे में निदेशालय के लिए समायोजन की प्रक्रिया चुनौती बन गई है। हालांकि कुछ अन्य भर्तियों में इस तरह के पूर्व में मामले सामने आए हैं जहां पूर्व में चयनित किसी अभ्यर्थी को हटाए बिना उनकी जगह पर नए चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन किया गया है। तो एक ये भी महत्वपूर्ण विषय है जिस प्रकार से आप चीज देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आ रही है कि नए सत्र में भी बनी रहेगी शिक्षकों की कमी। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतजार में प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती ठप पड़ी है। ऐसे में नए सत्र की शुरुआत में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी और पठन पाठन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी। आयोग अध्यक्ष विहीन है, सदस्यों में 6 से 4 सदस्य पद खाली हैं और भर्ती प्रक्रिया अटकी है। सहायक अध्यापक, टीजीटी, पीजीटी भर्ती पर भी जो है अभी तक रोक समझ लीजिए लगी हुई है और टीजीटी पीजीटी के जो 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अगस्त में जो पूर्ण हुई थी उसके बाद 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी अध्यक्ष विहीन है और सदस्यों में सभी 10 पद खाली। ऐसे में टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी रही है। वहीं राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के तकरीबन 6000 पद खाली हैं होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले रिक्त पदों का अधिसूचना मिल चुका है, लेकिन शासन स्तर से समकक्ष आहर्ता स्पष्ट न होने किए जाने के कारण यह भर्ती भी फंसी हुई है। परिषदीय विद्यालयों में भी वर्ष 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। परिषदीय विद्यालयों में नया सत्र शुरू हो गया है लेकिन शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। प्रतियोगी छात्र समिति के मीडिया प्रभारी जो प्रशांत पांडे और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों पर ना तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई रही है और न ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत ही विचारणीय विषय है क्योंकि भर्तियों को लेकर के अभी भी सरकार का उदासीन रुख दिखता नजर आ रहा है।
साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में जिन रिक्त पदों के सापेक्ष पहले तैनाती हो चुकी है, अब हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हीं रिक्त पदों के सापेक्ष 18 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी है। पद पहले से भरे जा चुके हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों के सामने यह समस्या है कि इनको कहाँ समायोजित करें। फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश है कि 4 हफ्ते में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। यह समस्या चयन के दौरान हुई पुनर्मूल्यांकन के चलते हुई। विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के 47 विषयों में 2002 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया पिछले वर्ष कर दी थी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान संस्कृत, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, गृह और गृह विज्ञान, गणित और गृह विज्ञान के कुछ अभ्यर्थी गलत मूल्यांकन के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच हुई। आयोग ने गलती मानी। आयोग ने 5 विषयों की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया तो परिणाम बदल गया। पहले से चयनित 18 अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो गए। उनके स्थान पर दूसरे अभ्यर्थियों का चयन हो गया। पहले से चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी जानी थी और नए चयनितों को कॉलेज आवंटित होना था। पहले से चयनित अभ्यर्थी कोर्ट गए तो उन्होंने स्टे मिल गया और वह नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में नए चयनित भी कोर्ट गए तो उनको भी नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया। अब उच्च शिक्षा निदेशालय के सामने संकट है कि जिन पदों के सापेक्ष इनका चयन हुआ है उस पर पहले से चयनित वाले नौकरी कर रहे हैं। अब इनको कहाँ नियुक्ति दें, इसको लेकर के अफसर फिलहाल असमंजस में है। इस हफ्ते उच्चतर शिक्षा आयोग को परिणाम निदेशालय भेज दिया जाएगा। निदेशालय तय करेगा कि उनको किन पदों पर जो है के सापेक्ष नियुक्ति प्रदान की जाएगी। बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि 5वीं से अब विद्यार्थी अब सीधे 8वीं कक्षा में दाखिला ले सकेंगे और वह संभव होगा कि अतिरिक्त क्रेडिट अंक से नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का फार्मूला सिर्फ उच्च शिक्षा का कौशल विकास से जुड़े कोर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह स्कूली शिक्षा को प्रभावी रहेगा। इसे फिलहाल 4 स्तरों में बांटा गया है। इसमें पहला स्तर बाल वाटिका से 5वीं कक्षा के स्तर तक का, दूसरी 6ठी से 8वीं, तीसरा 9वीं से 10वीं तथा चौथा 11वीं-12वीं कक्षा के स्तर का होगा। सभी स्तरों के 40-40 क्रेडिट स्कोर होंगे। पूरी स्कूल शिक्षा का क्रेडिट स्कोर 160 का होगा। इस दौरान कोई भी छात्र अतिरिक्त क्रेडिट अंकों के आधार पर सीधे दूसरे स्तर में दाखिला पा सकेगा। साफ है कि विद्यार्थियों को इसके लिए पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में महारत हासिल कर अतिरिक्त क्रेडिट अंक जुटाने होंगे। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इस फार्मूले का कौशल विकास से जुड़े छात्रों का भी नियमित शिक्षा से जोड़ने का मौका दिया गया है। यानी IIT पास छात्र 12वीं के समकक्ष माना जाएगा और दूसरे 12वीं के छात्रों की तरह विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के योग्य होगा। हालांकि इसके लिए जो है ओपन स्कूल से किसी एक भाषा से जो है जुड़ा कोर्स करना होगा। खास बात यह है कि स्कूल शिक्षा में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को पहली बार लागू करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था एकरूपता आएगी। साथ ही छात्रों को दूसरे विकल्प चुनने और मौके मिलेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कोर्सों को लेकर के क्रेडिट फ्रेमवर्क अंतिम रूप दिया है। शुरुआत में क्रेडिट फ्रेमवर्क की उच्च शिक्षा तक ही सीमित रखा गया था। बड़ी महत्वपूर्ण खबर, कर्मचारी चयन आयोग SSC की जूनियर इंजीनियर यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वालिटी सर्विंग एवं कॉन्ट्रैक्ट्स परीक्षा 2022 के तहत 2798 पदों पर भर्ती होगी। SSC की ओर से वेबसाइट पर जारी पदों की संख्या के अनुसार अनारक्षित वर्ग में 1309, OBC के लिए 582, SC के लिए 444, EWS के लिए 264 और ST के लिए 199 पद हैं। सीमा सड़क संगठन में सबसे अधिक JEE के 1077 और JEE जो आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 137 पद जो है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में JEE के सिविल के 640 और JEE इलेक्ट्रिकल के 235 पदों पर भर्ती जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से की जाएगी। महत्वपूर्ण खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मित्तल ने सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षा के आवेदन एक ही वेबसाइट से लेने का सुझाव दिया है। कहा है चयन प्रक्रिया को तकनीक से जोड़कर ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है। वो रविवार को राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने यूपी को अपनी कर्मभूमि बताते हुए कहा कि यहाँ परिवर्तन लहर है। कहा पारदर्शी और शुचितापूर्ण चयन के लिए आयोगों को पाठ्यक्रम को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। उन्होंने बहुविकल्पी सवाल के बजाय सामान्य अभिक्षमता पर आधारित परीक्षा पर जोर दिया। कहा जो प्रक्रिया शुरू हो वह 6 माह में पूरी होनी चाहिए। नियुक्ति में देरी अभ्यर्थियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से प्रभावित करती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने कहा कि डिजिटलीकरण की ओर तेजी से बढ़ना होगा और UPPSC के चेयरमैन संजीव श्रीनेत ने स्वागत भाषण किया। आप सभी लोग देख सकते हैं, बड़ी बात कही गई है कि सभी भर्ती के लिए सभी आयोगों की एक वेबसाइट होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आ रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि डिग्री के बजाय कौशल और दक्षता से भविष्य तय होगा। साथ ही कहा कि तेजी होते इनोवेशन और प्रौद्योगिकी के चलते पूरी दुनिया नौकरियां खत्म होनी शुरू हो गई हैं। प्रधान 27 से 29 अप्रैल को होने वाली G20 शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक से पहले सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति को नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वालों में बदलने की कल्पना की है। और देख सकते हैं इसको लेकर के महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। ये थी महत्वपूर्ण खबरें। हम आशा करेंगे आप वीडियो से जरूर जुड़ेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इन्हीं सभी तमाम आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।